डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वली इफ्तिखार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं और आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। और आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 4 ब्रिटिश इंडिया की, लॉ विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की। इससे पहले हम 3 पार्ट्स में एवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात कर चुके हैं, जिसमें एक पहले पार्ट में हमने जनरल एवोल्यूशन ऑफ लॉ की बात की थी, दूसरे पार्ट में हमने एंशिएंट इंडिया के रेफरेंस में बात की थी और तीसरे पार्ट में हमने मेडिवल इंडिया के रेफरेंस में, मुगल पीरियड के रेफरेंस में बात की थी। और तीसरे पार्ट में मैंने कहा था कि मैं एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 4 विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया लेके आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया। तो शुरुआत करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो शुरू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इंडिया के लीगल सिस्टम को लेके, और कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं थी इंडिया के लीगल सिस्टम में। और ये सारी चीज़ें 1726 से पहले की हैं। 1726 एक तरह से हिस्टोरिक ईयर माना जाता है, क्योंकि इन द ईयर 1726 अ चार्टर एक्ट वाज पास्ड। एक चार्टर एक्ट आया 1726 में, और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस चार्टर एक्ट में जो चार्टर एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1726 वाज पास्ड, और उसकी बेसिस पे हर प्रेसिडेंसी टाउन में एक मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न लाया गया। इंडिया के उस वक्त 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे। नंबर 1 कैलकाटा, जिसे कोलकाता कहा जाता है आज, नंबर 2 मद्रास, जिसको चेन्नई कहा जाता है, और नंबर 3 बॉम्बे, जिसको आज मुंबई कहा जाता है। इन 3 प्रेसिडेंसी टाउन में मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया, और उसमें एक मेयर के साथ 9 एल्डरमैन वहाँ भेजे गए, जिनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को देखना। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो मेयर को और 9 एल्डरमैन को देखना था, और जो बेसिस था डिसीजन का वो जस्टिस और इक्विटी था। ठीक है, तो ये एक बहुत हिस्टोरिक एक्ट मैं कहूँगा, एक हिस्टोरिक ईयर मैं कहूँगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जो मेयर कोर्ट था वो अपनी पावर डिराइव करता था ब्रिटिश क्राउन से, क्योंकि जो चार्टर एक्ट था, जो चार्टर था, वो ब्रिटिश किंग द्वारा जिसे कहिए वो इशू किया गया था, और इसी की बेसिस के ऊपर जो मेयर कोर्ट था वो अपनी पावर ब्रिटिश क्राउन से डिराइव करता था। जो चार्टर एक्ट था वो उसने कोर्ट को स्क्रूटनाइज तो किया, लेकिन कोई प्रोविज़न उस चार्टर में नहीं था जिसकी बेसिस के ऊपर लीगल प्रोफेशन का रेगुलराइजेशन हो सके इंडिया में। जो लेमन थे उस टाइम के, उनको इंग्लिश लॉ के प्रोसीजर के बारे में और इंग्लिश लॉ की बेसिस के बारे में कोई आइडिया नहीं था। दे वर नॉट वेल कन्वर्जेंट विद द प्रोसीजर ऑफ इंग्लिश लॉ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि फिर भी वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे, मेयर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे और दूसरे कोर्ट में रिप्रेजेंट करते थे। तो जो लीगल प्रोफेशन था वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था उस ज़माने में, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको लीगल प्रोफेशन की, लॉ की कोई नॉलेज नहीं थी। जब द पर्सन्स हैविंग नो नॉलेज ऑफ लॉ वर प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट। उसके बाद एक और हिस्टोरिक चीज़ हुई कि चार्टर एक्ट 1753 पास हुआ। उसने 1726 के चार्टर को रिप्लेस किया। उसमें यह हुआ कि उसका जो पर्पस था वो था लीगल प्रोफेशन को इम्प्रूव करना। जो चार्टर एक्ट 1753 आया उसका पर्पस था कि हम लीगल प्रोफेशन को इम्प्रूव करें, लेकिन उसमें भी एक कमी ये रह गई कि कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं मेड किया गया कि लीगल प्रोफेशन को इम्प्रूव किया जाए। उसमें कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं था, लेकिन हाँ उसमें कुछ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट्स ज़रूर किए गए फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था उसको इम्प्रूव करने के कुछ सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट्स किए गए। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट 2 एक्ट्स आए जिन्होंने लीगल प्रोफेशन को रेगुलराइज किया। जो उसमें पहला एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और जो दूसरा एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1774।
ये एक बहुत लैंडमार्क डायरेक्शन था लीगल प्रोफेशन के रेफरेंस में। इंडिया में ये एक बहुत लैंडमार्क डायरेक्शन लिया गया। इन दो एक्ट्स के आने की वजह से बहुत सी चीज़ें रेगुलराइज हुई। अब अगर हम ये बात करें कि इन दो एक्ट्स में जो प्रोविज़न थे, अंडर दीज टू एक्ट्स provisions were made for the establishment of Supreme Court of Judicature at Fort William, Calcutta। उसमें एक प्रोविजन लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाए फोर्ट विलियम में, कैलकाटा में। उसके बाद जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट 1774 को एक जुडिशियल चार्टर कहा जाता है। जो 1774 का चार्टर एक्ट था, इट वाज अ जुडिशियल चार्टर। और जो ऑब्जेक्ट ऑफ issuing this charter was not only to establish a Supreme Court in Calcutta, but also to reform law and procedure in Crown Court as well as in Company Court। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये था कि उसे सिर्फ इस्टेब्लिश नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में, लेकिन उसे लॉ और प्रोसीजर को रिफॉर्म करना था, ना कि सिर्फ क्राउन कोर्ट्स में बल्कि कंपनी कोर्ट्स में भी। उसके बाद जो मेयर कोर्ट था कैलकाटा का, उसे सुपरसीड किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेटर में इन 1774। सिमिलरली इन 1801 में एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया मद्रास में, और जिसे चेन्नई कहते हैं। और उसके बाद करीबन 22 साल बाद इन 1823 जिसे कहिए एक और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया इन बॉम्बे, मुंबई, by superseding the recorders court to different two charters। और इस तरह से in this way uniformity was established, यूनिफॉर्मिटी को स्टैब्लिश किया गया in all three presidency towns in the matter of maintaining court of justice। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी कोर्ट की बात करते हैं कि लीगल प्रोफेशन कंपनी कोर्ट्स में क्या था। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी की लड़ाई के बाद 1757 में, और बक्सर की लड़ाई के बाद एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, द कंपनी हैड एक्वायर्ड दीवानी राइट्स। कंपनी ने दीवानी राइट्स एक्वायर किए ऑफ होल प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके बाद ये हुआ कि रीजन ये था कि कंपनी प्रॉब्लम फेस कर रही थी ऑफ रनिंग सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर मुफस्सिल एरियाज। कंपनी को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को रन करने की उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद ये हुआ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, मुफस्सिल दीवानी अदालत को इस्टेब्लिश किया गया 1772 में इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा विद अ सदर दीवानी अदालत एट कैलकाटा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एज अ सुपीरियर कोर्ट ऑफ अपील was also established and for criminal matters criminal courts known as फौजदारी अदालत। ठीक है, with a superior criminal court of appeal was also established। उसके बाद सदर निजामत अदालत इस्टेब्लिश की गई कलकत्ता में अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्परर्स। in those days the Mughal emperors were treated to be the ruler of those areas। ठीक है, so no court could be established in the name of British king। The language of these courts were Persian and the basis of these decisions in the court was Muslim law। उस जमाने में the Englishmen were amenable to the jurisdiction of Supreme Court। और उसके बाद अगर हम बात करें, while the natives जो नेटिव्स थे वहाँ के, वो वर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मुफस्सिल दीवानी अदालत एंड सदर दीवानी अदालत फॉर सिविल जस्टिस एंड टू मुफस्सिल अदालत फौजदारी अदालत एंड सदर निजामत अदालत फॉर क्रिमिनल जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लीगल प्रोफेशन की अंडर द हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। ये तो हमने आपकी अगर हम बात करें इसकी तो हमने लीगल प्रोफेशन जो कंपनी कोर्ट्स में था इसकी हमने बात की। अब उसके बाद आया हाई कोर्ट एक्ट 1861 का। अब हाई कोर्ट एक्ट 1861 में क्या बात हुई, अब उसमें ये हुआ जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था 1861 का, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूनिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कोर्ट्स इन इंडिया, कि यूनिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट कोर्ट्स हैं उनका यूनिफिकेशन कैसे किया जाए। जो इंडियन कोर्ट्स थे थ्रू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी अदालत वर मर्ज्ड। ये तीनों के तीनों मर्ज कर गए थे और इन देयर प्लेसेस 3 हाई कोर्ट्स।
और उनकी जगह पे 3 हाई कोर्ट्स ईच एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टैब्लिश इन 1862। उनकी जगह पे 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए इन 3 जगहों पे, जिनको प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था। उसके बाद आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दीज हाई कोर्ट्स द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर कोर्ट्स वर कंबाइंड इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, और उनका जो जुरिसडिक्शन था वो कंबाइन कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में। ठीक है, जुरिसडिक्शन मतलब क्षेत्र अधिकार, कि हमारा क्षेत्र यहाँ आता है, आपका क्षेत्र वहाँ आता है। उनका जुरिसडिक्शन एक तरह से जिसे कहिए वो एक तरह से कंबाइन कर दिया गया। और जो जुरिसडिक्शन था सुप्रीम कोर्ट का, जैसे सिविल, क्रिमिनल, admiralty matters, testamentary matters, interstate matrimonial matters, whether original and appellate, and those of original and appellate jurisdiction of the southern courts were vested in their respective high courts। और इन सब के जितने भी मैटर्स थे वो उनके respective high courts में एक तरह से जिसे कहिए वेस्ट कर दिए गए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये भी कहा जाता था, एक और बात कही जाती थी कि उस ज़माने में जो जजमेंट्स दिए जाते थे उनकी जो बेसिस होती थी वो लिटरेचर होती थी, वो हिस्ट्री होती थी, वो उर्दू लिटरेचर होता था, वो फिलॉसफी होती थी, वो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते थे। उससे रिलेटेड आपको अगर ये मटेरियल आपको देखना है तो सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में ये सारी की सारी चीज़ें उस ज़माने की अवेलेबल हैं और आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये भी कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में, अब हम प्रिवी काउंसिल की जब बात करते हैं तो कहा जाता था स्टेट स्यू भी कर सकती है और उसे स्यू भी क्या किया जा सकता है इन द नेम ऑफ ब्रिटिश सॉवरन इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ब्रिटिश क्वीन की कैपेसिटी में जो स्टेट है वो स्यू भी कर सकती है और उसे स्यू भी किया जा सकता है। अब ब्रिटिश राज की बात करें तो जो प्रिवी काउंसिल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। प्रिवी काउंसिल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक तरह से उसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता था। और जो केसेस होते थे काउंसिल में वो एडजुडिकेट किए जाते थे बाय द लॉ लॉर्ड्स ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉ लॉर्ड्स होते थे, जो जजेस होते थे, वो उन सारे केसेस को एडजुडिकेट करते थे। उसके बाद ये भी कहा गया जो डोर्स थे ऑफ द न्यूली क्रिएटेड सुप्रीम कोर्ट वर बार्ड टू इंडियन प्रैक्टिशनर्स। इंडियन प्रैक्टिशनर्स के लिए जो न्यूली सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था उसके जो दरवाजे थे वो उनके लिए बंद थे। और जो राइट ऑफ ऑडियंस था वो लिमिटेड था ओनली टू इंग्लिश, आयरिश एंड स्कॉटिश प्रोफेशनल बॉडीज़। ये जो राइट था वो स्कॉटिश, इंग्लिश और आयरिश प्रोफेशनल लॉयर्स के पास था कि वो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि लॉ की कोडिंग शुरू हुई, द कोडिंग ऑफ लॉ वाज बिगैन एंड उसके बाद ये हुआ आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। देखिए चार्टर एक्ट आया, उसके बाद कई तरह के लॉ आए, इंडियन पीनल कोड आया जिसको लॉर्ड मैकॉले ने एस्टैब्लिश किया, कोडिफाई किया एक तरह से, सिविल प्रोसीजर कोड आया, सीआरपीसी आया। सीआरपीसी और इंडियन जिसे कहिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट लॉज कहे जाते हैं। ये सीआरपीसी तो आपका जिसे कहिए प्रोसीजरल लॉ है, सीपीसी भी आपका प्रोसीजरल लॉ है। इंडियन पीनल कोड 1860 में आया, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ही साल आया, 1872। लिमिटेशन एक्ट आया, स्टैम्प एक्ट आया। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एरा में लॉ का रेगुलराइजेशन भी हुआ और लॉ का एक कोडिफिकेशन भी हुआ और लॉ का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरा मैं कहूँगा ब्रिटिश इंडिया को फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लॉ। और मेरा एवोल्यूशन ऑफ लॉ का पार्ट 4 विद रेफरेंस टू ब्रिटिश इंडिया यहीं पे ख़त्म होता है। हम एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 5 एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू जिसे कहिए मॉडर्न इंडिया एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ विद रेफरेंस टू करंट इंडिया। अगर हम बात करें आज के ज़माने की बात करें, मॉडर्न लॉ की बात करें, तो एवोल्यूशन ऑफ लॉ जो लास्ट पार्ट होगा एवोल्यूशन ऑफ लॉ पार्ट 5, उसमें एवोल्यूशन ऑफ लॉ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ इन द मॉडर्न एरा, इसको हम लेके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल को आप सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय। मैं फिर अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में एवोल्यूशन ऑफ लॉ के आपसे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।